हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज जैसा कि हम लोग मैराथन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, आज का हमारा एजेंडा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ और पेमेंट। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं ये पेमेंट कौन सी पेमेंट की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, जो हम क्या डे टू डे में जाके शॉप में या किसी पर्पस से किसी टीचर को या किसी हॉस्पिटल में ये जो पेमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये उसकी बात हो रही है? तो नहीं बेटा, यहाँ पर उनकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पर बात की जा रही है उन पेमेंट्स की जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, यानी उन पेमेंट्स की जो हमारे इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में की जा रही हैं। तो सबसे पहले याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है, जो हो रही है हमारे इंडिया और बाकी देशों के बीच। ठीक है, अच्छा, तो एक हुआ पेमेंट वर्ड, दूसरा है बैलेंस। बेटा बैलेंस कितने होते हैं हमें भी पता है। एक पॉजिटिव बैलेंस होता है, एक नेगेटिव बैलेंस होता है और एक जीरो बैलेंस होता है। तो पॉजिटिव बैलेंस को हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस को हम डेफिसिट कहते हैं और इसको हम जीरो या बैलेंस्ड बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अच्छा, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये हमें ये चैप्टर बताएगा कि इंडिया और इंडिया के बाहर के देशों के बीच कितने टाइप ऑफ पेमेंट्स होते हैं, किस किस पर्पस से पेमेंट होते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर कोई मीनिंग मेरे से पूछता है तो मैं बोलता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होती है ना बच्चे, वैसे ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर में इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जो फॉरेन के लोग हैं, उनके बीच जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका रिकॉर्ड रखता है। और वो ट्रांजैक्शन 10 साल का नहीं, 1 साल का होता है। ठीक है, जैसे आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड है ना, उसी तरीके से यहां भी है। तो एक अकाउंटिंग पीरियड ले लो या कह लो एक साल के अंदर जितने भी पेमेंट्स बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, उसकी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने वाला एक स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखो मैंने यहां मीनिंग लिखा है, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है हर वो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसे बेटा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बट ऑब्वियस यार, पूरा इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ही ट्रांजैक्शन होंगे ना, यहाँ सोशल ट्रांजैक्शंस या नॉन इकोनॉमिक की बात थोड़ी हो रही है। यानी पैसे का आना जाना ही, ये तो शुरू से ही क्लियर है। ठीक है, किसके बीच हो रहा है बेटा? रेसिडेंट के बीच एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। और कब हो रहा है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा यहां पर मैंने लिखा है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे ना, फ्लो का कंसेप्ट है या स्टॉक का कंसेप्ट। तो याद रखना, ड्यूरिंग जब वर्ड देता है, मैंने बताया है आपको स्टॉक और फ्लो को डिफरेंस में, ड्यूरेशन जब एक टाइम पीरियड की बात होगी तो बेटा वो फ्लो का कंसेप्ट कहलाता है। एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी बेटा, पीरियड को हटा के पॉइंट की बात होगी तो वो स्टॉक का कंसेप्ट है। तो ये कौन सा है बेटा? फ्लो का कंसेप्ट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से सीधा सीधा पहले मैं आप लोगों को ऐसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्रिस्टल क्लियर, एक जैसा हमने बजट चैप्टर का, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो बजट चैप्टर में भी मैंने एक चार्ट, सिंपल एक चार्ट से पूरे चैप्टर को कवर किया है, वैसे ही आज मैं अपनी इस बुक का अगेन एक समरी व्यू लेकर आपको समझाता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा पूरा एक ही ग्राफ के अंदर चीज। ठीक है, ध्यान से समझना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में जैसा आप देख पा रहे हो, दो अकाउंट होते हैं। जैसे अकाउंट्स में आपका होता है ना पार्टनरशिप में, फिक्स्ड मेथड में, कि करंट अकाउंट भी पार्टनर का खुलता है और कैपिटल अकाउंट भी, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं बेटा, करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी। करंट अकाउंट खोला जाता है उन पेमेंट्स के लिए जो इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। ये करंट अकाउंट कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? जो अक्सर हो रहा है, रेगुलर नेचर की, जो बार बार हो रही है, रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन,
उसको रिकॉर्ड करता है। और कैपिटल जो नॉन रिकरिंग यानी जो ओकेजनली कभी कभी होता है ना बेटा, उसके लिए है ये। ठीक है, ये ओकेजनल वाले के लिए दिया गया है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, करंट अकाउंट क्या करेगा? जो रोज की लेन देन के पेमेंट्स है उसका रिकॉर्डिंग। जो कभी कभी बड़े बड़े अमाउंट की चीजें होती है ना, कभी जब होती है इंडिया और बाहर के देश के बीच, वो आता है ओकेजनली करंट सॉरी कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट को स्प्लिट किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा, ये डायग्राम को मैंने जो रियल लाइफ में यूज होता है वैसे बनाया है, बट आपको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखो, करंट अकाउंट के बीच क्या होगा बेटा? सबसे पहला विजिबल गुड्स, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है ना किसका? ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। अच्छा, इनविजिबल के अंदर में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएंगे। और क्या आएगा बेटा? ट्रांसफर्स, इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या आएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अब ये क्या होता है समझते हैं अभी। ठीक है। एंड अदर अदर नेचर की जो भी पेमेंट्स होती हैं वो इधर पे आएंगे बेटा। देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आप जानते हो, मतलब इंपोर्ट का मतलब बाहर से देश के अंदर में जब हम बाई करते हैं, गुड्स लाते हैं, तो वो इंपोर्ट है। जब हम बेचते हैं बाहर को तो वो एक्सपोर्ट है। ऐसे ही जब हम बाहर से किसी चीज की सर्विस लेते हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, और बाहर जब देते हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। बेटा, गुड्स वाले को हम विजिबल ट्रेड या विजिबल आइटम्स कहते हैं, और सर्विस वाले को हम इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल आइटम भी कहते हैं, इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा है। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड पेमेंट, चैप्टर 1 में मैंने बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइम। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी अनअर्न्ड इनकम की बात हो रही है। जैसे कि बेटा, आप कल को अपने एमबीए या फॉरेन के कोर्सेज करने बाहर जाते हो, तो पापा आपको पैसे तो भेजेंगे ना। वो पैसे के बदले क्या आप पापा को कुछ दे रहे हो क्या? उस टाइम पे नहीं दोगे ना, बाद में भले कमा के दो। तो उस फीस के बदले तो आ तो कुछ नहीं रहा है, बस जा ही जा रहा है। ऐसे ही बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय बनारस वगैरह में संस्कृत सीखने, उनके भी पेरेंट्स यहाँ पैसा भेज रहे होंगे। तो भाई, वन साइडेड जो पेमेंट्स हो रही हैं, जैसे एजुकेशन के पर्पस, जैसे मेडिकल पर्पस से हम भी जाते हैं, वो लोग भी यहाँ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक है। उसी के तरीके हम घूमने भी बाहर जाते हैं। ठीक है, और बाहर के लोग भी इंडिया में खूब घूमने आते हैं। तो ये जो पेमेंट्स है ना बेटा, ये किस में आएंगी? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। फिर उसके बाद आता है अदर। अदर में जैसे इंटरेस्ट कई बार कमा लेते हैं हम लोग, कई बाहर के कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो डिविडेंड के फॉर्म में हम कुछ कमा लेते हैं। ठीक है। तो बाहर प्रॉपर्टी है तो हम लोग रॉयल्टी वगैरह, या बाहर बिजनेस है तो हम प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं। तो बेटा वो सब इसके अंदर में आ गया। तो ये सारी चीज करंट अकाउंट। क्यों ये करंट अकाउंट बेटा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोज लगा है, गुड्स का, सर्विस का, बाहर आना जाना, मेडिकल, स्कूल के पर्पस, घूमने के पर्पस रोज लगा जगह वाला है। ठीक है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे आने वाली चीजें हैं, तो ये रेगुलर चीजें करंट अकाउंट में। लेकिन अब चलते हैं वो चीज जो कभी जभी हुआ करती है, और वो किस में आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में। एक फर्क समझना, करंट अकाउंट से ना एसेट एंड लाइबिलिटी, हमारी कंट्री के एसेट और लाइबिलिटी को कोई असर नहीं होता, ना एसेट बढ़ता घटता है ना लाइबिलिटी बढ़ती घटती है। लेकिन कैपिटल अकाउंट से एसेट और लाइबिलिटी को फर्क पड़ता है बेटा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो ध्यान से समझना इसके अंदर क्या आएगा। तो सबसे पहला, अच्छा, इन सबको हम ना एक तरीके से कैपिटल ट्रांसफर भी बोलते हैं। ये क्या है हमारे बेटा? कैपिटल ट्रांसफर है, मतलब कैपिटल नेचर के ये ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पेमेंट का आना जाना हो रहा है। सुनना, सबसे पहला बोल रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम दोनों, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड दोनों होता है ना। मतलब हमारे लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज कर रहे हैं क्या? नहीं ना, कभी जब भी करते हैं ना। तो वही चीज ये बात बोल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट्स यहां पर आएगा। दूसरा, लोन लेना और लोन देना, कंट्रीज के बीच अपना लोन देना यहाँ वाला नहीं है। ठीक है। तो इंटरनेशनल लोन लेना देना रोज तो नहीं हो रहा है ना, तो वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैंक डिपॉजिट लिखा है आपके बुक में, मैं इसको बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं फॉरेक्स डिपॉजिट। क्या बेटा? फॉरेक्स डिपॉजिट। फॉरेक्स डिपॉजिट कहने का मतलब, हमारी जो आरबीआई है ना बेटा, मैंने आपको आरबीआई वाले चैप्टर में भी बताया है, और आगे भी अभी हम कवरेज करेंगे जब नेक्स्ट वीडियोस, तो इस पे डिटेल भी करेंगे। ठीक है। आरबीआई ना क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटीज का रिजर्व बना के रखती है, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। तो वो भी रोज नहीं बन रही है बेटा, वो साल साल के एंड पर काउंट की जाती है, आता है पैसा उसमें, जुड़ता है घटता है वो।
लेकिन चेंज होता है, लेकिन उसका कहने का मतलब एक ड्यूरेशन में वो काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रोज-रोज का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है? ओके, तो इस बीओपी के अंदर उसकी काउंटिंग ईयरली बेसिस पर की जाती है, तो वो भी बेटा कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखोगे, फॉरेक्स का रिजर्व भी इसी के अंदर में आएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक डाउट होता है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हालांकि ये रेगुलर बैच का पार्ट है, बट ठीक है, आज बेनिफिट लो थोड़ा, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, फॉरेक्स का रिजर्व घटता बढ़ता है जब आप बाहर से खरीदते या बेचते हो, तो आप भी तो फॉरेन में ही पेमेंट करोगे ना, रुपया ले जाकर उनको दोगे तो वो थोड़ी लेंगे, डॉलर देना होगा ना, तो डॉलर लेना और देना करना पड़ता होगा हमें पहले। तो क्या वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉलर यूज हो रहे हैं, उसके पेमेंट्स वाला क्या फॉरेक्स से जुड़ा है क्या? नहीं बेटा, वो करंट अकाउंट का ही पार्ट है। ये फॉरेक्स, मैंने वही बोला, एक ईयर एंड पर शुरुआत में हमारे आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स का रिजर्व पड़ा और अंत में कितना पड़ा, उस चेंज को यहां लेते हैं बेटा, पूरे को नहीं। उस चेंज की रिकॉर्डिंग यहाँ होती है, बढ़ने और घटने को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो चेंज ईयर बेसिस पे होती है, रोज नहीं करनी है, ठीक है? ओके, तो वो चेंज को हम कैपिटल अकाउंट में लेते हैं, ठीक है? तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी। अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से बच्चे, देखो, ये जो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों है ना, दोनों ही पैसे से जुड़े हैं, तो इन सबको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं बेटा। इन सबको ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसीलिए बीओपी का डेफिनेशन लिखा है क्या? बीओपी वो स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब करंट अकाउंट वाला एंड कैपिटल अकाउंट वाला दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और जो कि हुआ है रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में देखो, विजिबल है, इनविजिबल है, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। ये है हमारा चार्ट, ये चार्ट ही बेटा 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप अपने से लॉजिक बताना, लॉजिक सोच कर देखो, बैलेंस, अगर मैं ज्यादा इंपोर्ट करूं तो मेरे को पैसा पेमेंट ज्यादा करना होगा, एक्सपोर्ट करूं तो मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे, इनकम होगी। तो बेटा जब एक्सपोर्ट यानी जब जब इनफ्लो वाली चीजें प्लस में आएंगी, ज्यादा होंगी, तो सरप्लस बनेगा बीओपी। और जब जब पेमेंट वाली चीजें, जाने वाली पेमेंट जिससे पैसा चला जाएगा, वो होगा, तो डेफिसिट बनेगा। और अगर दोनों इक्वल होगा तो बेटा बैलेंस्ड यानी जीरो बैलेंस पे रहेगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने बना कर दिया है, हालांकि ये रेगुलर बैच का पार्ट है, तो इसको इनफ्लो आउटफ्लो नहीं कर रहे हैं। देखो, सरप्लस को फेवरेबल भी बोल देते हैं, और डेफिसिट को अनफेवरेबल भी बोल देते हैं, और जीरो को बैलेंस्ड भी बोल देते हैं, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है? ये फ्लो का कंसेप्ट होता है, ये पहले ही बता के रखा है। अब आते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इस पूरे चार्ट में से बस मैं एक चीज को उठा रहा हूं, देखो, पूरे चार्ट में से मैं बस इतने पार्ट को उठाया, और इतने पार्ट का नाम है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स ओनली, सर्विस नहीं, ठीक है? ट्रेड वर्ड ही गुड्स को डिनोट करता है, ठीक है? तो यही चीज ये क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोल रहा है? वो टैंजिबल, वो विजिबल आइटम जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है, यानी गुड्स, ठीक है? तो गुड्स भस को ये क्या बोलेंगे? बीओटी। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ये है छोटू सा बीओटी। बीओटी के ऊपर होता है करंट अकाउंट, और इसी के ऊपर होता है बीओपी। मतलब बीओपी देखो, यहां है बीओपी, के अंदर आया करंट अकाउंट, के अंदर का एक पार्ट हुआ बेटा बीओटी, ठीक है? तो ये वेन डायग्राम है कि सबसे बड़ा बीओपी, उसके अंदर आता है करंट, उसके अंदर आता है बीओटी। ये डिफरेंस मैंने लिख लिख दिया है, आप देख लेना अच्छे से, मैंने क्योंकि समझा दिया है, ठीक है? एक चीज याद रखना, बीओटी के अंदर कैपिटल नेचर की चीजें नहीं रिकॉर्ड होती, लेकिन बीओपी तो कैपिटल और करंट दोनों को मिलाकर रखा है। ये नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है। अच्छा, बीओटी में गड़बड़ को बीओपी संभाल लेगा क्योंकि बड़ा है, ठीक है? आप गड़बड़ करो तो पापा संभाल लेंगे, पापा की गड़बड़ आपसे नहीं संभलेगी, ठीक है? तो वही बोल रहा है, लेकिन बीओपी वाली चीज को बीओटी नहीं संभाल पाएगा, उसके बस की नहीं, बीओटी छोटू सा पिद्दू सा बेचारा, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट का, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया आप लोग को। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड मतलब ऐसे समझो, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डेफिसिट पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे पास सरप्लस होगा, यानी पैसा ज्यादा होगा, ठीक है? ये सब आपके अभी काम का नहीं है, ठीक है? तो इसको छोड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने बता दिया बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है बेटा, ये भी बता देता हूँ, चलो। एफडीआई और पोर्टफोलियो। एफडीआई और पोर्टफोलियो में फर्क ये है, एफडीआई यानी जब मैं बाहर के देश में
डायरेक्टली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब खुद जाके वहां कोई बिजनेस वगैरह सेटअप मार दे रहा हूं, ठीक है, एक मेजर स्टेक से बिजनेस को चला रहा हूं ओनरशिप से, तो वो एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बेटा होता है मैं किसी वहां बिजनेस पहले से चल रहा है उसके शेयर डिबेंचर लोन के तौर पे लेकर उस कंपनी से जुड़ जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर अपना ही नया नवेला बड़ा सा बिजनेस खोल देने को डायरेक्ट कहें और किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से ज्वाइन करने को पोर्टफोलियो कहें, तो बेटा ये भी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे इधर फ्लिपकार्ट के बारे में, टाटा ने जो जगुआर को एक्वायर किया यूके, उसके बारे में, ठीक है। ये सब आपकी नीड की नहीं है तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। एक 4 मार्क्स का एग्जाम में श्योर शॉर्ट इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम कहने का मतलब वो आइटम, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन्स जिसको हम परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट कमाने के मकसद से, वो ऑटोनॉमस है। और जिसको हम सिर्फ अगर बीओपी में कोई गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ को, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, सही करने के लिए जो करते हैं वो एकोमोडेटिंग नेचर है बेटा। सही करने का इसमें नहीं दिया बट मैं बता देता हूं, ये लूटने का, प्रॉफिट कमाने का काम प्राइवेट लोग कर रहे हैं और गवर्नमेंट इधर पे संभालने का काम करी, हालांकि वो भी लूट ही रही है, छोड़ो, अच्छा ठीक है। इफेक्ट ऑफ बीओपी। इफेक्ट ऑफ बीओपी कहने का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर में ये बोल रहा है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी फेवरेबल है, डेफिसिट है, बैलेंस्ड है, डज नॉट मैटर, इनको क्या मतलब लेना देना, इनको कमाने से मतलब है प्राइवेट वाले को। लेकिन इसको, इसका एक ही मकसद ही है बीओपी में गड़बड़ को मेंटेन करना, ठीक है। इसके अंदर में ऑटोनॉमस में दोनों चीजें आती हैं, वेयर एस एकोमोडेटिंग में सिर्फ कैपिटल नेचर की चीज आती है। और एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ऑटोनॉमस को अबव द लाइन बोलते हैं, इसको बिलो द लाइन। अबव द लाइन और बिलो द लाइन ऐसे समझो बेटा, जब ये इतने से ही मेरी इकोनॉमी चलेगी, तो इकोनॉमी को चलाने भर का काम गवर्नमेंट करती है, जब चलने लगती है तो कमाने का काम प्राइवेट करते हैं, वही दिया है बेटा यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। फिर डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कहने का मतलब बीओपी में संतुलन बिगड़ जाना, मतलब कब गड़बड़ होगी, जब पैसा खूब आ जाए या पैसा बिल्कुल ही ना आए, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, सरप्लस और डेफिसिट बीओपी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, ठीक है। तो ये वही चीज है। इसके लिए ना एक यहाँ पर दिया है, ये मैं अपने रेगुलर बैच में टॉपिक पूरे अच्छे से कवर करता हूँ, एग्जाम के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट है। तो विथ दिस बेटा हम लोगों ने डिसइक्विलिब्रियम तक पूरा चीज कवर कर लिया, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से डिटेल में कवर कर दी बेटा, कोई भी डाउट हो मैं हमेशा आप जैसा बताता हूँ फिर से आप स्क्रीन पर देख ही लो, ठीक है। ये मेरा है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कॉल कर सकते हो, 9 to 11 PM में ही आप कांटेक्ट करना बेटा, इस पे जल्दी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं कांटेक्ट करना चाहते, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने क्वेरीज को पोस्ट करो, मैं उसको कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। और अगर ज्यादा ही उस चीज पे क्वेरी आएगी जिस कमेंट के ऊपर, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हमेशा लाइव सॉल्व करने के लिए बोलता हूं और मैं कर भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये एकदम कट टू कट पॉइंट बिना टाइम वेस्ट के लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बोर्ड तक, अगले आने वाले बोर्ड तक हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दो, मिलकर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।